हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी ये पेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अब आपके पास केवल रिवीजन मात्र का समय बचा है। आपने जितनी भी मेहनत की है, आप उन चीज़ों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से केवल रिवीजन करते रहिए। तो मेरे मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य जागरूकता के 500 प्लस प्रश्न, जिससे आपने जो भी पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा। मेरे मित्रों, इसके पहले एक अंकित भाटी की हमने चैप्टर नंबर 1 भूगोल और 2 में हमने अर्थव्यवस्था और तीसरे में हमने संविधान की वीडियो कवर की थी। पर आज की वीडियो में हम इन तीन चैप्टरों को कवर करेंगे। तो मेरे मित्रों, इसके बाद भी सामान्य विज्ञान की एक वीडियो आएगी, तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम क्या है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले अगर बात करें तो इल्तुतमिश, और उसके बाद मेरे मित्रों अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। अर्थात 4, 3, 1, 2 को हम टिक करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। मेरे मित्रों, तो तुकाराम जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जो जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है कि चरक संहिता संबंधित है। तो मेरे मित्रों, चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 संवत शक संवत की शुरुआत, 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत। लेकिन ये जो 709 औरंगजेब की मृत्यु दे रहा है ये गलत दे रहा है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में ये लोग भारत आए। तो टॉमस रो, फायान और वेन-सांग दिया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले फायान आता है, उसके बाद वेन-सांग आता है और सबसे लास्ट में टॉमस रो आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो मेरे मित्रों, जो सिराजुद्दौला था, यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, इसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो आपका हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे, उन्हीं का नाम धन्वंतरी था। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मौर्यकालीन भारत के विवरण यानी इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका में मौर्यकालीन भारत का साक्ष्य मिलता है और इसके जो लेखक थे मेरे मित्र वो थे आपके ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज ने इस बुक को लिखा था। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था, इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया, तो वह लॉर्ड कौन था। तो वह लॉर्ड था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1991 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो मतलब 12 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने किसने घोषित किया। तो मेरे मित्रों, ये किया था कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। इन दोनों अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। तो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने अधिक बल दिया था हंटर आयोग ने। अगला क्वेश्चन है भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ब्रिटिश शासक को दिया जाता है भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत। बढ़ते हैं। सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पे लागू की गई। तो आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यह महलवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून पारित किया था। और क्वेश्चन नंबर 18 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो मेरे मित्रों, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया था, जिसका अब नाम मुंबई हो चुका है। तो कब की आर्य समाज की स्थापना, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की। तो 1875 में। किसने की। तो दयाराम सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये किया था आपके सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 1।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो मेरे मित्र, ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 में हुई थी और इसकी स्थापना राजा राम मोहन जी ने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे मित्र हम कवर कर रहे हैं अंकित भाटी सर के यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल जो उनकी बुक आई है उस बुक को हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक ही वीडियो में 3 चैप्टर कहने का मतलब 3 यूनिट को हमने समाप्त कर दिया था। उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। और ये इस वीडियो में भी हम 3 यूनिट को समाप्त करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो मेरे मित्रों, राजा राम मोहन राय, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले नेता राजा राम मोहन राय ही थे। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। वहीं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे मित्र। तो रामकृष्ण मिशन है उसका बेलूर मठ में उसका मुख्यालय स्थित है। वहीं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में मेरे मित्रों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि कहाँ पे विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो मेरे मित्र याद रखिएगा, शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और वो हुआ था 1893 में। कहाँ हुआ था। शिकागो में हुआ था। तो इन बातों को आप याद रखिएगा। शिकागो में 1893 में हुआ था ये विश्व धर्म संसद और वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो माउंट ऑफ द डेड इसका अर्थ होता है मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करते थे, सही बात है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में पहला बिल्कुल सत्य है मेरे मित्र, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की। तो मेरे मित्रों हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो SR राव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। तो सुरकोटदा में मिला था। घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला था। वही कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित नहीं है। तो पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह में बच्चों को क्या कराया जाता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उन बच्चों को जनेऊ धारण कराया जाता है। एक धागा होता है जो बच्चे को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, याद रखिएगा उपनयन समारोह में। सत्यमेवते महावाक्य कहाँ से लिया गया। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। वहीं वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। आगे लिखा है कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है मेरे मित्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो उपनिषद देता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है। तो इंद्र की महत्ता सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद जो है वो आपका है ऋग्वेद। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, तीनों में मेरे मित्र अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय वैकल्य है। तो कैवल्य है जिसका अर्थ क्या है। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही इसका अर्थ होता है कैवल्य का। अगला क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। आपको पता होगा अंतिम कहिए या 24वें कहिए, क्योंकि जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर हुए और ये सबसे लास्ट में हुए, इसलिए इन्हें हम अंतिम भी कह सकते हैं और 24वें भी कह सकते हैं मेरे मित्र, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे मेरे मित्र। तो पहले आपके ऋषभ देव जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। तो वो 3 रत्न आपके कौन कौन हैं। तो वो आपके तीनों रत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो मतलब ज्ञान का मतलब मेरे मित्र होता है सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो मेरे मित्रों ज्ञान का मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान होना चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए और सही आपका आचरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आगे लिखा है अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ पर था। तो शीर्ष में एक स्तंभ पर था, तो ये कहाँ था मेरे मित्रों, किस जगह पे। तो वो आपका था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ आपका वाराणसी में पड़ता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है। तो 13वां शिलालेख है, जहाँ से
मिलता है साक्ष्य कि वह कलिंग युद्ध के बारे में भी वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग युद्ध की राजधानी तोसली थी और देवनाम प्रिय जो है, देवनाम प्रिय किसे दिया गया? तो अशोक को देवनाम प्रिय दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है मेरे मित्र? तो वह शिलालेख है आपका 13वां शिलालेख, जहाँ पे उसके कलिंग विजय के बारे में बताया जाता है। तो मेरे मित्र, कलिंग पर उसने कैसे विजय प्राप्त की और कैसे वो औरतों और जिनके पति और उन बच्चों को देखा जिनके पिता युद्ध के दौरान मर गए थे, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो उन सब बातों का जिक्र 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में है मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? तो मेरे मित्रों, सहबाजगढ़ी याद रखिएगा, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। आगे लिखा है, निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान की बात करें तो वो आपका स्तंभ है। स्तंभ के बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा स्तंभों पे उन्होंने लेख लिखवाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है, कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कामरूप जो था वो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, कश्मीर, कर्नाटक और गुर्जर थे। वहीं बृहद सांची स्फूत किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बृहद सांची स्फूत मौर्य काल से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो यह विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, वराह मिहिर जी और कालिदास जी भी। कालिदास जी कवि थे, वहीं वराह मिहिर खगोलविद थे। तो बातों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? मतलब 5 जगह कौन थी मेरे मित्र? थी इंडीज़ का मतलब इंडिया में वो जगह थी। तो 5 जगह कौन थी? तो वो था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। मेरे मित्रों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वह जगह थी आपकी प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्पर ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ कितने हैं? तो मेरे मित्रों, यजुर्वेद आपका जवाब हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में नीत गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है आपका वामन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है। आगे लिखा है मेरे मित्रों कि निम्न में, एक मिनट मेरी गलती होगी मित्र, वामन पुराण नहीं मेरे मित्र, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। क्षमा चाहेंगे मेरे मित्र, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक हो जाती है कभी कभी गलतियां सबसे, तो मेरे मित्र क्षमा चाहेंगे, मत्स्य पुराण आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपवेद नहीं है मेरे मित्र? तो वेद, योग वेद जो है आपका उपवेद नहीं है, क्योंकि धनुर्वेद, आयुर्वेद और शास्त्र आपका उपवेद हैं। आगे लिखा है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वो आपके वर्षा तथा चक्रवात के देवता हैं। तो वर्षा तथा चक्रवात आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था मेरे मित्र? तो उसका उपदेश उन्होंने आपका सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो वो मेरे मित्र कुशीनगर में है। कुशीनगर आपका यूपी में एक जिला पड़ता है। बढ़ते हैं, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो उपशाखा पिटक नहीं है, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक हैं। वहीं त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। आगे लिखा है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कुशीनगर में लिया गया है। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो मेरे मित्र वो किया था आपका महाबोधि मंदिर समूह में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मेरे मित्र हो जाएगा। बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? तो मेरे मित्रों, गौतम को बुद्ध कहा जाने लगा मेरे मित्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलिए। लिखा है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहीं पे पहला उपदेश दिया था। आगे लिखा है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का शासक था मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो मेरे मित्रों, दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। ऑप्शन नंबर 1 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान
जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो मेरे मित्र ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब जयचंद्र एक नंबर का विश्वासघाती व्यक्ति था, इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और फिर यह चंदावर के युद्ध में से मार दिया गया। तो मेरे मित्रों ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे छप नहीं पाया है। ठीक, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था और चंदावर के युद्ध में यह मारा गया। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि भैया 1193 में 1193 में चंदावर का युद्ध इसमें लिखा है। तो इस प्रकार ये जो गलती लिखी गई है, ऑप्शन आपके गलत लिखे गए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो तराइन का युद्ध भी इधर सही लिखा है 1192 में, और ये कन्नौज का युद्ध भी 1194 में लिखा है। ये दोनों सत्य हैं मेरे मित्र। लेकिन जो चंदावर का युद्ध अगर देखा जाए तो ये 1993 लिखा है। यहाँ पे चंदावर का युद्ध 94 होना चाहिए। कुल मिला के अगर कहा जाए तो या तो ऑप्शन गलत है या तो मिसप्रिंट हुआ है, तो उपयुक्त में कोई नहीं आप लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से वंश ने भारत में दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो राजपूतों ने दक्षिण पर शासन नहीं किया था मेरे मित्र, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आप राजपूतों को चूज कीजिएगा। पूछ रहा है कि किस वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजपूत। ठीक, चलते हैं मित्र आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 75 में आप देख लीजिएगा। और क्योंकि चंदावर के 94 में हुआ था और जयचंद उसी युद्ध में मारा गया, लेकिन ऑप्शन सही तरीके से दे नहीं रहा है, तो इस प्रकार हम उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। लेकिन उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर दे रहा है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा आप भी। और आगे बढ़ते हैं कि वही क्वेश्चन कि भारत में दक्षिण भाग पर शासन राजपूतों ने नहीं किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है मेरे मित्र? तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य। आगे लिखा है पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो मेरे मित्रों पाल वंश का जो पहला शासक था वो गोपाल था। आपको पता होगा गोपाल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल था। तो गोपाल को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लव और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र। लव तथा रक्त की नीति बलबन ने ही अपनाई थी। मेरे मित्रों यहाँ से आपके इतिहास के लगभग 200 क्वेश्चन हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो इब्न बतूता काल मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। वहीं भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो जो तैमूर लंग था वह भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो मेरे मित्र वो आपकी अवधि है 1296 से लेकर 1316 तक। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब। वहीं खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान आपका सैयद वंश से संबंधित था। इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। आगे लिखा है अमीर खुसरो, जिसे कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे यह आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी थे और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो मेरे मित्रों सिकंदर लोदी जो था वह भारत में शासनकाल उसका था जो सिकंदर लोदी भारत पर जब उसने शासन उसने किया तो उसका जो शासनकाल था मेरे मित्र वो था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 1489 से वो शासन किया था और 1517 तक वह शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। वहीं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो मेरे मित्रों नई दिल्ली में स्थित है। आगे लिखा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसके निर्माण में योगदान किसने नहीं किया? तो मेरे मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था और इल्तुतमिश, वहीं फिरोज शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे लिखा है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो मेरे मित्रों अब्बास खान शेरवानी जो है यह दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं है। अमीर खुसरो हैं, सिराज हैं, जियाउद्दीन बर्नी भी हैं। आगे लिखा है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शाह आलम ने बनाई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो मेरे मित्र बैरम खां को संरक्षक बनाया गया था अकबर का संरक्षण करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कालानौर में अकबर को बैठाया गया था मेरे मित्र, शासन की गद्दी पर बैठा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? तो वह था आपका शेर शाह सूरी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था मेरे मित्रों? तो जो थॉमस रो एक यात्री था और थॉमस रो जहांगीर से मिलता है जब वह भारत की यात्रा पर आता है। तो कहाँ मिला था? तो अजमेर में मिला था, राजस्थान के अजमेर में वह
सम्राट जहांगीर से मिलता है। इन बात को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेर शाह ने मेरे मित्र भूमि सुधार में बहुत कार्य कराया, तो शेर शाह सही जवाब। वहीं आगे लिखा है किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो बदायूनी ने अपने पुस्तक में की। वहीं मुगल काल में मुखिया बल के पुलिस के मुखिया बल को सूबेदार कहा जाता था मेरे मित्र, कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल कहा जाता था। मुखिया बल के पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह में से एक से समझौता किया था? तो जो जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मेरे मित्र अकबर के नाम से वह प्रसिद्ध है। वहीं अगला क्वेश्चन है ताजमहल के सुलेखक या कैलीग्राफक जो थे 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया, तो किसने किया? तो अमानत खां सिराजी ने इसे लिखा था और पूरा भी किया था, अमानत खान सिराजी। आगे लिखा है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मेरे मित्रों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है बुलंद दरवाज़ा। आप जाके देख सकते हैं। लाल किला जब आप जाएं ताजमहल देखने तो इसे भी ज़रूर देखें। आगे लिखा है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? तो मेरे मित्रों कुतुब मीनार परिसर में स्थित है मेरे मित्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के सहयोगी थे। और पंचमहल किसमें स्थित है? तो मेरे मित्रों पंचमहल जो है आपका वह फतेहपुर सिकरी में पंचमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 में पराजित किया था। आगे लिखा है किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया? तो आगरे के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी मेरे मित्र? तो एक कोतवाल की भूमिका क्या थी? तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ही एक कोतवाल का अधिकार होता था। आगे लिखा है बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। आगे लिखा है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबरनामा है मेरे मित्र, बाबरनामा इस पुस्तक का नाम है। आगे लिखा है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था मेरे मित्र? तो शासनकाल का जहांगीर पूछा है, ये पंचायती ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1605 से लेकर 1626 तक जहांगीर का शासनकाल था। और अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो मेरे मित्रों याद रखिएगा रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार शाह को पहला कठपुतली मुगल सम्राट बनाया गया जब अंग्रेजों ने इसे पेंशन देना शुरू किया था। आगे लिखा है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहां ने किया था। वहीं अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो कौन थे? तो मेरे मित्रों रहीम खान थे। आगे लिखा है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से बेल नहीं खाता है? पहला लिखा है अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, तो सही बात है। आगे लिखा है राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये बात मेरे मित्रों मेल नहीं खाता है क्योंकि वो दरबारी थे, वो वित्त मंत्री नहीं थे। आगे लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे, ये बात भी सत्य है। और मुल्ला दो प्याजा यह मुख्य सलाहकार। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का पुत्र था, तो औरंगजेब किसका पुत्र था मेरे मित्रों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, औरंगजेब का पुत्र नहीं पूछ रहा है, बात को समझिएगा। तो मेरे मित्र आपको बता दूं कि आप एक छोटी सी ट्रिक जिसे हम बोलते हैं भाजसा, याद रखिएगा BHAJSA। बी का मतलब बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इससे आप याद रख सकते हैं कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था। तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। आगे लिखा है पानीपत का द्वितीय युद्ध तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? तो औरंगजेब आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे लिखा है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, सही बात है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही। फिरोज शाह जो कोटला या दिल्ली में है। और आगे लिखा है हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये मेरे मित्र गलत लिखा है क्योंकि हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। आगे लिखा है आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा है। वहीं आगे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखा, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा,
हुमायूंनामा मेरे मित्र, यह हुमायूं ने नहीं लिखा बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे लिखा है कि हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं, तो याद रखिएगा। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल जी हैं। और वहीं अकबर, अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मेरे मित्रों मियां तानसेन को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसके दरबार शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो वह औरंगजेब के समय में मुगलों और मराठों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? असत्य बता रहा है, लिखा है शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति, सही बात है। वे कट्टर हिंदू थे, सही बात है। 1774 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ, सही बात है। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को धर्मांतर के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? तो मेरे मित्रों वह जय सिंह के साथ ऐसा उन्होंने किया था। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो वो आपका कोतवाल नहीं था। पेशवा, मजूमदार, सुमंत होते थे लेकिन कोतवाल नहीं थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय मराठा साम्राज्य जो होता है वह ताराबाई के हाथों में उनका शासन होता है, देख रेख ताराबाई कर रही होती हैं। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? तो ताराबाई को उन्होंने कहा था, औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी थी। वहीं अगला क्वेश्चन है, किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा गया? तो स्वतंत्र सरदार सिंह को पाटिल, देशमुख और नायक के नाम से पुकारा गया। आगे लिखा है कि शिवाजी के समय सरनोबात का पद सैन्य प्रशासन से होता था। वहीं वर्ष कब पूछ रहा है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो मेरे मित्रों वह सन था आपका 1600, याद रखिएगा उस सन को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्वरी में पुर्तगालियों को क्या किया था? हरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? पुर्तगालियों को हरा दिया था, तो 1612 में हराया था। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा की एक पुर्तगाली अन्वेषक है जो वर्ष कब भारत की खोज इसने की? तो 1498 में की। वहीं मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की? तो वह अवध के बेगम हजरत महल ने सोचा कि विद्रोह को दबा दिया जाए और इसलिए उसने अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। आगे लिखा है कि 1857 में सिपाही विद्रोहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो वह एनफील्ड कंपनी थी जो कारतूस बनाती थी, उसमें सूअर और गाय की चर्बी को लगाती थी। आगे लिखा है किन्होंने 1857 में सिपाही विद्रोह को नहीं कहा है? तो किन्होंने 1857 में सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो वो आपका कहा था कार्ल मार्क्स ने। और 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे हैं जिन्होंने 1859 में जिनको फांसी दी गई, कहाँ पे? तो शिवपुरी में फांसी उनको दी गई। वहीं सिपाही विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1857 में आरंभ हुआ था। आगे लिखा है कि कब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो यह सुधार 1909 में हुआ था मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की तो वो की थी आपकी 1773 में। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो वो आपकी चली थी मेरे मित्रों बम्बई से थाने के बीच, ये बात आप याद रखिएगा, और सन था 1853। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो पहली जनगणना आपकी हुई थी 1800 मेरे मित्र 1881 में आपकी 1872 में आपकी पहली बार जनगणना हुई थी, वो भी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1872 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो मेरे मित्र वो किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो मेरे मित्रों वो दस्तक प्रणाली थी जो संबंधित नहीं थी। आगे लिखा है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो आपके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन में आपका जवाब हो जाएगा बॉम्बे में वह पहला डाक स्थित था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में किस राजा ने
वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो मेरे मित्रों 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में दक्षिण भारत का राजा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। तो उस राजा का नाम था मार्तंड वर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने का विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो मेरे मित्रों 1806 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो मेरे मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह जो अमृतसर के राजा थे, इन्होंने अमृतसर में एक संधि पर हस्ताक्षर किया। तो 1809 में यह हस्ताक्षर इन्होंने किया था। आगे लिखा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए, मेरे मित्रों 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी और वह प्रत्येक साल 26 लाख रुपए सालाना जमा करती थी। आगे लिखा है, कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मेरे मित्रों जो मछलीपट्टनम था यह पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। आगे लिखा है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले काजू का परिचय भारत में कराया था और पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले काजू भारत में परिचय उन्होंने कराया था। आगे लिखा है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो 1616 में किया था। और आगे लिखा है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया? जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था तो वह अवध का नवाब था। मेरे मित्रों याद रखिएगा, अवध का नवाब था। आगे लिखा है, वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा था। 1498 में कालीकट पहुंचा था। और आगे लिखा है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके हैदर अली की कब्र पर घर माना जाता है, वह किस शहर से 15 किलोमीटर दूर है? तो मैसूर से 15 किलोमीटर दूर है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था मेरे मित्रों? तो टीपू सुल्तान जो था वह आपका मैसूर का शासक था मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान को याद रखिएगा, टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही होनहार शासक था जो मैसूर राज्य में रहता था। आगे लिखा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो वह आपके टीपू सुल्तान जी ही थे। आगे लिखा है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो मेरे मित्रों अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। आगे लिखा है, निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो मेरे मित्रों शहादत खान पहला नवाब हुआ था। और क्वेश्चन है 167, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो मेरे मित्रों 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। पहला क्वेश्चन ही ये आपके शुरू में भी एक क्वेश्चन हो चुका है। आगे लिखा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? अब जवाब आप बता ही सकते हैं 1757। ये क्वेश्चन इस बार तीसरी बार आ चुका है घुमा फिरा के। मेरे मित्रों यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हैं, आप याद कर लीजिएगा। 1760 में वानडीवास की लड़ाई हुई, 1761 में पानीपत की और 1764 में बक्सर की भी लड़ाई हुई। तो प्लासी का युद्ध आप लगाएंगे 1757। आगे बढ़िए। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच? वही क्वेश्चन घुमा दिया। तो मेरे मित्रों सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और आपको एक बार फिर से बता दूं, ऊपर थोड़ा सा आइए, और ऊपर हमने कुछ आपको युद्ध बताया है, ये वानडीवास पानीपत। हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि हमने इतिहास को कवर कर लिया और अब हम बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। तो ग्रैंड ओल्ड मैन आपको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और आगे लिखा है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुए? तो मेरे मित्र वो हुआ था आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के देखरेख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि मेरे मित्रों अगला क्वेश्चन है कि जिसमें आपको मैच करना है। तो याद रखिएगा कैसे मैच करना है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि इतिहास के हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया है और अब हम कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज जो है, ये ब्रह्म समाज की स्थापना, जो देखिए एक तरफ समाज दिया गया है, एक तरफ समाज की स्थापनाकर्ता का नाम दिया गया है, किसने किसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले दिया है कि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? एक तरफ दिया है फिर तो राजा राम मोहन राय, जवाब हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, वहीं आर्य समाज दयाराम सरस्वती जी ने, और सत्य शोधक समाज जो थे वो आपके थे श्री धरालू नायडू और ज्योतिबा फूले जी। तो ऑप्शन दिया नहीं है तो लेकिन आप बना लीजिएगा ऑप्शंस। तो जवाब आपका 3, 1, 2, 5 सही जवाब हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया।
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो पट्टाभी सीतारमैया जी को दिया गया था मेरे मित्र। और आगे लिखा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? प्रथम का मतलब पहली बार, तो वही 1928 में पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिनियम में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह किया गया लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगला क्वेश्चन है, मैच करना है, इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना किया था आपके नेताजी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। वहीं गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो लाला हरदयाल, मित्र मेला की बात करें तो बी डी सावरकर और होम रूल लीग की स्थापना की बात एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो मेरे मित्रों काकोरी जो षड्यंत्र केस था 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें जो षड्यंत्र केस में जो शामिल संगठन था वो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। याद रखिएगा काकोरी जो जगह है आपकी लखनऊ में पड़ती है और लखनऊ में ही कुछ देश के क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजी खजाने को लूटने के लिए एक ट्रेन को लूट लिया गया था। उसी को हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो मेरे मित्रों वह था आपका अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम। बढ़ते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया? तो वह 1935 भारत शासन अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो गवर्नर जनरल को दी गई। आगे लिखा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू से भारत में लागू किया गया कब? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। आगे लिखा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो मेरे मित्रों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हो गया। वहीं आगे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो मेरे मित्रों देश के लिखित संविधान जो हैं यही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? तो ये दास्ता का एक नया अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आगे लिखा है 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या उल्लिखित था? प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघीय व्यवस्था, ABC तीनों सत्य हैं। आगे लिखा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो 1942 में शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया? तो उन्होंने दिया था यह नारा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, करो या मरो का नारा। आगे लिखा है मेरे मित्र कि करो या मरो का नारा कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। और वहीं आगे अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया, तो मुंबई में चलाया गया। आगे लिखा है सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? तो 1938 में यह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। आगे लिखा है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक अग्रदूत था। आगे लिखा है मेरे मित्र आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो थी वह आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी थी, आगे बढ़ी थी। आगे लिखा है किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो मेरे मित्रों एक तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। आगे लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो अक्टूबर के महीने में 1943 में की थी। और आगे लिखा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष कब 1884 में मेरे मित्र भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। कब? तो 1884 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो गांधी जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो वो मेरे मित्र बने थे जो गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे मित्र 1924 में बने थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, 1924 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां? तो कोलकाता में गाया गया और 27 दिसंबर 1911 को। वहीं जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है इसे कब गाया गया? तो इसे भी 27 दिसंबर 1911 को। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। आगे लिखा है मेरे मित्र, याद रखिएगा। बढ़ते हैं तो A.O. ह्यूम जो था वो वायसराय था, आपको पता है कि वायसराय के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे लिखा है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत परिसर में मुंबई में हुई थी।
कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। वहीं दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ? तो मेरे मित्रों याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। वह कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ था। आगे लिखा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव में की। और भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो मेरे मित्र वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब वही गांधी जी। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें नहीं हैं? तो मेरे मित्रों, भाईचारा की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये बात कोई ज़रूरी नहीं थी। आगे लिखा है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में कि कहाँ पहुँचे थे मेरे मित्र? तो वो आपके डरबन में पहुँचे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती में मेरे मित्रों? तो फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। फोनिक्स याद रखिएगा। आगे लिखा है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो बिहार में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। वहीं गांधी जी का नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। आगे लिखा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र जी ने किया था। और आगे लिखा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो यह ले लिया गया मेरे मित्रों, यह 1922 को फरवरी महीने में इसे वापस ले लिया गया था। क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे मित्र? तो चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चौरी चौरा आपका गोरखपुर के पास गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थित है। वहीं चौरी चौरा का घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और आगे लिखा है, चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। तो यह कहाँ पड़ता है मेरे मित्रों? तो यह आपका गोरखपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा गोरखपुर। मेरे मित्रों, एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये हम अंकित भाटी सर की आपकी UPSSC स्पेशल बुक लेकर चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप इन वीडियो को देखना ना भूलिएगा। इसके पहले हमने एक वीडियो में कवर किया था 3 चैप्टर यूनिट को, और आज भी हम 3 यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो चौरी चौरा की जो घटना है यह आपकी गोरखपुर में पड़ती है। यह जगह आपका कहाँ पड़ता है? तो गोरखपुर में पड़ता है। आगे लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे मित्रों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कर के विरुद्ध ही यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। आगे लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो मेरे मित्रों, वो 11 सूत्री क्या था? तो वह था भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। आगे लिखा है, निम्न में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे लिखा है, किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारी थी? तो इलाहाबाद में उन्होंने खुद को गोली मारी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे भारतीय निर्मित सामानों का उपयोग करेंगे, उस आंदोलन को मेरे मित्र स्वदेशी आंदोलन कहा गया। वहीं लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा एक मकसद नहीं था? तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष पहुंचे मेरे मित्र? तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखा है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो मेरे मित्रों, वो लिखा था लुइस फिशर ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरबर्ग्स रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित फेंक दिया गया? तो 1893 में उन्हें फेंक दिया गया था। आगे लिखा है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था? तो एक सभापति में वो एक
आंदोलन, एक अधिवेशन में वो गए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, तो व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। वहीं 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, उसका नाम था मेरे मित्रों चंपारण का सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की, तो मेरे मित्रों फरवरी 1919 में की। और वहीं महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत कब कैसे की, तो विकेंद्रीकृत की। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इनकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। और अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था, तो कैसा नहीं है मेरे मित्र, तो वो है मशीनरी और न्यूनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग करना। आगे लिखा है निम्न में से किसे क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, तो भगवती चरण बोहरा ने ये लिखा था। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया, तो बी.डी. सावरकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो हरदयाल जी थे, और हरदयाल सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में, मेरे मित्रों ऊपर याद रखिएगा गदर पार्टी की बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। और अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन बाद उपवास रखने से मृत्यु हो गई, तो वो हो गई जतिन दास की। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, तो वो था आपका मेरे मित्रों किंग्सफोर्ड को। आगे लिखा है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की, तो वीर सावरकर ने की थी। वहीं अगला क्वेश्चन है सही मिलान करना है मेरे मित्रों, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो हैं आपके काकोरी षड्यंत्र मामला। और वहीं बात करते हैं सूर्य सेन की, तो वो हैं लाहौर षड्यंत्र मामला। अरविंद घोष की बात करें तो एक मिनट मित्रों गलती हो गई, सॉरी क्षमा चाहेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी षड्यंत्र मामला। वहीं अगर बात करें दूसरे सूर्य सिंह के, तो चटगान शस्त्रागार छापा में पकड़े गए थे। अरविंद घोष की बात करें तो ये अलीपुर बम मामला और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो मेरे मित्रों सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ये भी हो सकता है नहीं मतलब था। और आगे लिखा है कि कोमागाता मारू का जो घटना है यह भी आपका इसका मुख्य कारण था मेरे मित्रों, तो याद रखिएगा। तो प्रथम विश्व आरंभ हुआ था और उसी समय कोमागाता मारू घटना भी हुई थी 1914 में, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हुआ था। दोनों चीज़ 1914 में हुई। तो चलते हैं आगे की तरफ। और मेरे मित्रों आपको बता दें कि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अंकित भाटी सर के एक ऐसे UPSSC स्पेशल बुक के सभी क्वेश्चंस आंसर को हम कवर कर रहे हैं, 1 लाइनर्स क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं मेरे मित्रों। इसके पहले वीडियो में हमने 500 क्वेश्चंस आपके भूगोल, भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल हमने आपको कराया था। और आज की वीडियो में हम आपके सामने इतिहास और राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन और साथ में राष्ट्रीय सामान्य जागरूकता के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। तो मेरे मित्र वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए वीडियो रामबाण जरूर सिद्ध होगी। और मेरे मित्रों आप एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए, तो इलाहाबाद में हुए। अभी आपने क्वेश्चन किया तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, मतलब राजा, तो राजा महेंद्र प्रताप थे। वहीं महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया मेरे मित्र, तो याद रखिएगा जो विनायक दामोदर सावरकर ने 1900 में जिसकी स्थापना की थी, जिस गुप्त समाज की स्थापना की थी, उसे मित्र मेला के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई, तो मेरे मित्र खुदीराम बोस को फांसी कहाँ दी गई, तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस किसने दी थी, तो किंग्सफोर्ड ने दी थी। इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या के मामले में इन्हें पकड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि चरक संहिता का संबंध है, तो चरक संहिता, अब आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं सामान्य जागरूकता से, तो चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से मेरे मित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेरे मित्र असम में है। असम आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं मेरे मित्र, तो आपके याद रखिएगा 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। और वो 5 कौन कौन है मेरे मित्र, तो याद रखिएगा वो 5 आपके हैं, आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार है, सिक्किम है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो 5 को आप क्लिक कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि 5 राज्यों के साथ नेपाल जो है भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो मेरे मित्र बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा
अगला लिखा है निम्नलिखित में कौन कोस्टारिका की राजधानी है? तो कोस्टारिका की राजधानी मेरे मित्र सैन जोस है। कौन है? सैन जोस है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है मेरे मित्र? तो जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 552, याद रखिएगा 552, 552। आगे बढ़ते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे मित्र हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। इस बात को भी आप याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो वह आपकी औरंगाबाद में स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है मेरे मित्र वह आपका ओणम आपका कहाँ का है? तो ओणम जो है केरल का आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने जनगण मन भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है, तो किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल है। आगे मेरे मित्र बढ़ते हैं, राज्य सूची को आप टिक करेंगे। एक बार फिर से आपसे कह दूं कि मेरे मित्र वीडियो आपको जरूर लाभकारी होगी, वीडियो को एक बार देखें और अपने मित्रों के पास भी शेयर जरूर करें। तो राज्य सूची आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्र, और दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इंडिका जो मौर्य साम्राज्य का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडिका याद रखिएगा मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं, भरतपुर में पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो मेरे मित्र केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो मेरे मित्रों दंड प्रक्रिया संहिता ये आपकी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, जेल और कानून है, लेकिन दंड वाली बात नहीं बताई गई है। अगला क्वेश्चन है रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो मेरे मित्रों अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा के 6 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। वहीं विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो जो खजुराहे की मूर्ति कलाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध नर काले बारह उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है या संबंध रखता है? तो नर काले बारह याद रखिएगा, नव काले बारह जो है आपका उड़ीसा से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? मेरे मित्र अर्जुन पुरस्कार जो है यह आपका, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, और इसे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1961 में हुई, और इसे दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करता है खिलाड़ी उसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में कौन अपने पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर के पास होता है। स्पीकर अपना वोट देकर बताता है कि कौन विजयी हुआ। आगे लिखा है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं था? तो जाकिर हुसैन जी आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती जी आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति जी को सौंपता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे मेरे मित्र? तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और अगला क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद ये हो गया नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से? तो 6वें नंबर के थे। और अगला क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से थे? तो मेरे मित्रों 14वें थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अब 15वीं राष्ट्रपति आपकी बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति कौन है। आगे लिखा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो मेरे मित्र 5 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो मेरे मित्रों इन सब का कारण एक ही चीज़ है, वो है आबादी का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो वो आपके 6वें राष्ट्रपति थे, नाम था नीलम संजीव रेड्डी जी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे मेरे मित्र? तो आपके जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो मेरे मित्र याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राजेंद्र सिंह जी थे। वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी आपके उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आगे लिखा है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं? तो 1/3। आगे लिखा है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और आगे लिखा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे मित्र 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वहीं 35 साल किसके लिए है? तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। वहीं 25 साल की बात करें तो 25 साल जो वर्ष है यह आपका लोकसभा के सदस्य बनने के लिए है। 21 साल की बात करें तो यह आपकी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष आयु पूरा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे मित्रों ये फिर से क्वेश्चन पुराना आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। लेकिन आपको अगर बताना ही है तो वेंकैया नायडू इसका सही जवाब हो जाएगा। उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ करता है। आगे लिखा है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो मेरे मित्रों पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के साथ आपको पता है कि सीमा लगती है। लेकिन श्रीलंका के साथ, श्रीलंका पड़ोसी देश है लेकिन सीमा नहीं लगती है क्योंकि बीच में समुद्र आ जाता है। तो यह भारत और श्रीलंका की सीमा थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, इस बात को आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है श्रीलंका के साथ। आगे बढ़ते हैं, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो मेरे मित्र बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो मेरे मित्र यह आपका फ्रांस में स्थित है, इटली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका यह किसी के भी स्वामित्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी राजधानी है वह पर्थ है, पर्थ। आगे बढ़ते हैं, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है मेरे मित्र? तो उसकी राजधानी आज के समय में बाकू है, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा, बाकू। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से, चलिए बाकू को आप टिक करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो बेल्जियम आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है मेरे मित्र? अल्पाइन देश कौन है? तो अल्पाइन देश आपका एकमात्र ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो एकमात्र आपका अल्पाइन देश जो है वो है मेरे मित्र आपका अल्पाइन देश पूछ रहा है, हाँ ठीक है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, पोलैंड, इटली, स्पेन और यूनान। इन चारों में से बताना है तो इटली आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इटली आपका अल्पाइन देश है। आगे बढ़ते हैं, माले की राजधानी है। तो मेरे मित्र माले की जो राजधानी है वो बताइए क्या है? तो माले की जो राजधानी है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, माले की जो राजधानी है वो है माले, आपकी मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो स्वीडन की राजधानी का नाम है मेरे मित्र स्टॉकहोम। वहीं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोप का देश है बुल्गारिया। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? तो चीन है, जो सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाता है देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे छोटा अगर देश कोई है तो वो है आपकी वेटिकन सिटी। इन बात को आप याद रखिएगा, वेटिकन सिटी जो है वो आपकी दुनिया की सबसे छोटा देश आता है। बढ़ते हैं मेरे मित्र, वेटिकन सिटी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है। तो मेरे मित्रों ग्रेनेडा आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। आगे लिखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। लिखा है तंजानिया, तंजानिया जो एक तरफ देश दिया है दूसरी तरफ राजधानी दिया है, तो याद रखिएगा तंजानिया जो है आपकी तंजानिया मेरे मित्र आपका डोडोमा की राजधानी है तंजानिया। वहीं केन्या नैरोबी की राजधानी है मेरे मित्र। नामीबिया की बात करें तो ये आपका डिक विडोहांग की राजधानी है और मोरक्को आपका रबात की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और आगे लिखा है कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है? तो मेरे मित्र विश्व के 5वें स्थान पर पूछ रहा है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो विश्व में कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है? तो वो आपका ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी की राजधानी है मेरे मित्र। और आगे लिखा है पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो आपकी मुद्रा है वो है आपकी कहाँ की? तो वो है आपकी मेरे मित्र, याद रखिएगा पटाका जो मुद्रा है वो मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी कहाँ की राजधानी है मेरे मित्र? तो गोवा की राजधानी है। वहीं पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो वो डेट थी 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1972 में हुआ था पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त। वहीं अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की विशेष शक्ति। इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त कर सके? तो वो है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद, अब एक आगे क्वेश्चन और दिया गया है कि किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है या राष्ट्रपति बुलाता है? तो मेरे मित्र वो है आपका अनुच्छेद 108। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों को बुलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई? तो 13 मई 1952 को हुई थी। आगे लिखा है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अभी हमने आपको बताया था 25 साल उम्र होनी चाहिए। आगे लिखा है मेरे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है मेरे मित्र? तो संसद विधायी और वित्तीय कार्य करता है, सही बात है। संसद कुछ चुनावी कार्य करता है, ये बात भी सही है। संसद में संविधान के परिवर्तनों पर चर्चा करने का अधिकार है, लेकिन संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये कार्य नहीं है। आगे लिखा है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 साल मेरे मित्र होनी ही चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, याद रखिएगा कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो क्या करके भूक्षरण को रोक सकते हैं? तो हम मेरे मित्र वनों को लगाकर रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी घंटा? तो 1 घंटा हो सकती है, याद रखिएगा 1 घंटा। आगे लिखा है शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्षी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे हम शून्यकाल कहते हैं। आगे लिखा है लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना क्या कहलाती है? अवधि क्या है? तो 1 माह इसकी अवधि है। ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखा है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, मतलब कितने हैं? और इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो है 500। मेरे मित्र याद रखिएगा 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो 131 है। ऑप्शन नंबर डी। आगे लिखा है मेरे मित्र लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? बार बार एक ही क्वेश्चन 5 साल के लिए होता है। वहीं बढ़ते हैं आगे। लोकसभा के पहले स्पीकर तो जीबी मावलंकर जी थे, जीबी मावलंकर जी। और भारत ने निम्न में से किसे लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो वो बलराम जाखड़ जी थे। कौन थे? बलराम जाखड़ जी थे। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 जिले हैं। और आगे बढ़ते हैं भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, न्यूनतम 50 सांसद। आगे लिखा है कि राज्यपाल को विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है मेरे मित्रों, राज्यपाल के पास होती है। आगे लिखा है किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मेरे मित्रों कम से कम जो आपके सदस्य हैं, सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी
60 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती है। आगे लिखा है भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है मेरे मित्रों, तो वो करता है आपका राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष उसे बिल प्रमाणित करता है। आगे लिखा है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया, तो मेरे मित्र याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, तो याद रखिएगा वह डे है आपका, वह डे है जिसे हम विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कौन सा दिवस है मेरे मित्र, तो वो है आपका 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हम विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा इस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। आगे लिखा है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुछ तिथियां उसमें से कुछ गलतियां हैं बताना है। तो पहला लिखा है विश्व रेड क्रॉस दिवस ये बिल्कुल गलत है मेरे मित्र। और गोवा क्रांति दिवस 18 जून ये तो सही दिया है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये भी आपका 12 जून सही है। और साइकिल दिवस भी 3 जून सही है, लेकिन जो ऊपर दिया है 8 जून मेरे मित्र ये 8 जून नहीं बल्कि 8 मई होना चाहिए, 8 मई होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया, कौन सा सही मिलान नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्य है 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई नहीं बल्कि 22 मई होगा। इसके अलावा सब सत्य हैं बल्कि ये गलत है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे है कि विश्व डाक दिवस मेरे मित्र याद रखिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे लिखा है मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है मेरे मित्र 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मेरे मित्र कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और याद रखिएगा एक तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस होता है और एक शहीद दिवस होता है मेरे मित्र जब गांधी जी की हत्या की गई थी, वो होता है 30 जनवरी को। तो 2 डेट हैं, आप ऑप्शंस के हिसाब से लगाएंगे। ठीक, एक ही ऑप्शन देगा हमेशा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो 2019 को घोषित किया गया। आगे लिखा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, तो मेरे मित्रों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 याद रखिएगा। राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, तो याद रखिएगा 24 वाले चारों हैं, तो 24 दिसंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। तो एक तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है जब गांधी जी लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस। तो इन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रवासी दिवस है मेरे मित्रों यह मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 तारीख को मनाया जाता है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है कि 4 जनवरी की 4 फरवरी, तो आप बताइए, आपको पता है तो आप कमेंट्स करते रहिए, लेकिन 4 जनवरी को ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे मित्र, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका वो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र कि समाज सुधारक एवं रहस्यवादी संत कबीर दास की जयंती 2 जून 2015 से मनाई गई, शुरुआत हुई है। आगे लिखा है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिक्स जो बैंक का मुख्यालय है मेरे मित्र वह ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है संघाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब मेरे मित्र हो जाएगा। बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में स्थित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है मेरे मित्र वह कहाँ है, तो वह आपका स्थित है मेरे मित्र, याद रखिएगा वियना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे लिखा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था, तो उसका कारण क्या है तो वो बताना है मेरे मित्र। तो याद रखिएगा उसका कारण यही था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा भाषाएं कितनी हैं, तो भाषाएं 6 हैं। पहला है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं।
ठीक। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या हैं? तो भाषाएं कितनी हैं? याद रखिएगा 6 हैं। कितनी बार बता दिया आपको? तो याद रखिएगा 6 हैं। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच हमने पहले बताया। आगे बढ़ते हैं। सार्क की पहली बैठक बांग्लादेश में हुई थी मेरे मित्र, ढाका में हुई थी। वहीं हेमिस गुम्पा नामक, याद रखिएगा सार्क की, अगर पूछ दे कि सार्क की स्थापना तो 1915 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गुप्पा नामक जो मठ है मेरे मित्रों, यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। आगे लिखा है भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो याद रखिएगा भारत का जो आपका शहर है जिसका नाम है ग्वालियर, यह एक मिनट मेरे मित्र, भारत का वो जो शहर है जो प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, तो वह कौन सा है मेरे मित्र? तो याद रखिएगा वह है आपका, ऑप्शन नंबर दिए गए हैं झांसी, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर। तो हैदराबाद आपका जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? पोटला पैलेस किससे संबंधित है मेरे मित्र? तो जो आपका पोटला पैलेस है यह किससे संबंध रखता है मेरे मित्र? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो याद रखिएगा पोटला पैलेस जो है दलाई लामा से संबंध रखता है। वहीं अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में है? तो अलाई दरवाज़ा आपका किस विश्व विरासत में है? तो कुतुब मीनार में अलाई दरवाज़ा स्थित है। भारत में स्थित धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वह कौन से नंबर का है मेरे मित्र? याद रखिएगा तो वह भारत का जो स्थान है वह है आपका, भारत का जो स्थान है विश्व में धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर, तो वह क्या है मेरे मित्र? याद रखिएगा वह है, बताइए, चौथा है कि छठा है कि 9वां है कि 10वां है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा, एक मिनट, छठा होगा मेरे मित्र। क्या हो जाएगा? संख्या के आधार पर छठा स्थान है भारत का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो जो जवारा नृत्य है ये हरियाणा से संबंध नहीं रखता है। आगे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन है मेरे मित्र? तो आपका याद रखिएगा कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, भांगड़ा आपका पंजाब का है। वहीं आगे बढ़ते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है या कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? तो संगीत अकादमी जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मेरे मित्र याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। आगे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और वहीं वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो योग दिवस कब मनाया गया मेरे मित्र? तो 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई। आगे लिखा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है यह आपकी इसकी शुरुआत जो हुई या जब ये मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है मेरे मित्र, याद रखिएगा ये साल के किस महीने में मनाया जाता है? तो जो यह साक्षरता दिवस है मेरे मित्र यह विश्व साक्षरता दिवस क्वेश्चन पूछ रहा है तो 8 सितंबर को मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर डे कह सकते हैं कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाई जाती है मेरे मित्र। और पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? तो मेरे मित्र जो पृथ्वी ओवरशूट दिवस था वह आपका मेरे मित्र ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। तो पृथ्वी ओवरशूट दिवस 1 अगस्त को था, ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस ट्रिनिडाद और टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान इनमें से सभी ने मनाया था अपना स्वतंत्रता दिवस। आगे लिखा है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। वहीं वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? तो वन्य जीव जो सप्ताह है मेरे मित्र यह पूरे 1 सप्ताह तक मनाया गया। और यह कब मनाया गया वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा यह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया, 2 से 8 अक्टूबर के बीच। आगे लिखा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगी। आगे लिखा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया मेरे मित्र? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है यह 25 जनवरी को मनाया गया मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है UNO ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो विश्व जनसंख्या दिवस
के रूप में। हाल ही में किस राज्य में चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की? तो मेरे मित्र वह आपका राज्य कौन है जहाँ पे चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो वह आपका राज्य कौन सा है? तो हरियाणा वह राज्य बन चुका है। आगे बढ़ेंगे। श्रमिक दिवस सबको पता है 1 मई को होता है श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी थीम पूछेगा तो याद रखिएगा कि ILO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे मित्रों इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे वादक हैं? तो याद रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये आपके संतूर वादक हैं मेरे मित्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संतूर। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिल्ला खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है? तो मेरे मित्रों उस्ताद बिल्ला खान कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वो बजाते थे मेरे मित्र, याद रखिएगा, उस्ताद बिल्ला खान बजाते थे सारंगी, ऑप्शन ए। आगे लिखा है कि तेर ताली कहाँ का नृत्य है मेरे मित्र? तो तेर ताली जो है यह आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या राजस्थान का कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा जो आपका तेर ताली यह नृत्य है मेरे मित्र, यह वहाँ के लोगों के द्वारा लोक नृत्य है, जहाँ यहाँ पे मतलब ये जो नृत्य होता है मेरे मित्र कुल मिला के आपको बता दें कि यह राजस्थान में होता है और खूब ज़्यादा जेवर वगैरह पहन के होता है। आगे लिखा है श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य संयंत्र से है? तो श्रीमती एन राजन क्या बजाती थी? यह एक महिला थी और वो वायलिन बजाती थी। क्या बजाती थी? वायलिन बजाती थी। आगे लिखा है प्रसिद्ध लिखा है 2004 में मेरे मित्र इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आगे लिखा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये आपके थे शहनाई से। आगे लिखा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया मेरे मित्रों? तो उदय शंकर ने बनाया, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जो बिरजू महाराज हैं वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते थे? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज आपके कथक के मेरे मित्र, जो बिरजू महाराज थे वो कथक के शास्त्रीय नृत्यक थे, वो नृत्य करते थे, डांस करते थे। आगे लिखता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो जाकिर हुसैन जो थे उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो केरल से संबंध रखता है मोहिनी अट्टम। वहीं किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो याद रखिएगा पदक प्राप्त किया, पहली बार ओलंपिक खेलों में पदक कर्णम मल्लेश्वरी जी ने प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा है कि याद रखिएगा और कांस्य पदक किसने प्राप्त किया था? कांस्य पदक। आगे लिखा है किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की? बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? तो मेरे मित्रों वह खिलाड़ी आपके कौन थे? अच्छा, ओलंपिक पहली बार कब हुआ? तो 2000 में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? तो वो आपके खिलाड़ी शिवा थापा थे। कौन थे? शिवा थापा थे। आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर में वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी की? तो याद रखिएगा वो आपकी इसकी मेजबानी किस शहर में की गई मेरे मित्र? तो इसकी मेजबानी मेरे मित्र की गई कहाँ पे? तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बीजिंग में की गई, बीजिंग में। आगे लिखा है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? लोअर द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे शीर्ष पर रहा। आगे बढ़ते हैं। 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो मेरे मित्रों आदर्श वाक्य आपका था शेयर द ड्रीम। आगे लिखा है कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो याद रखिएगा राष्ट्रगान अपना किस एशिया के देश ने बदला? तो आपका ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल। तो आपका नेपाल जो है वही उसी ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 140 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। तो इन क्वेश्चन की महत्व आप तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो याद रखिएगा 10 मीटर में तो हीना सिद्धू ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की अयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो अयोनिका पॉल जो है मेरे मित्र याद रखिएगा ये आपके
किसके खिलाड़ी हैं? तो योनिका जो पाल है ये आपकी निशानेबाज के खिलाड़ी हैं, ये एक तरीके से निशानेबाजी करती हैं। आगे लिखा है 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा 2019 का पूछ रहा है ना, तो ओपन एकल खिताब जीता था मेरे मित्र, याद रखिएगा यह जीता था किसने? तो यह आपका जीता था मेरे मित्र। ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 2019 का है, लेकिन ठीक है बता दे रहे हैं, राफेल नडाल ने जीता था। आगे लिखा है कि किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप जीता था मेरे मित्र? तो ये भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में। आगे बढ़िए। सर्व और बाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं मेरे मित्र? तो सर्व और जो बाली है यह आपका, ये शब्दावली से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यह टेनिस में सर्व और बाली शब्द टेनिस से जुड़ा हुआ है। आगे लिखा है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो जिनका नाम क्या है? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो मेरे मित्र इसका जो आप भारतीय टीम के जो कप्तान हैं वो आपके हैं सुनील छेत्री, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो मेरे मित्र वो आपका हुआ था DCM कप का शुरुआत हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो मेरे मित्र इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो मेरे मित्रों वो लिया था सिद्धेश्वरी देवी को उन्होंने गोद लिया था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रख के डांस करती हैं या नाचती हैं? तो चरकुला डांस में ऐसा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं, तो चरकुला डांस यह होता है। घूमर लोक नृत्य कहाँ है? तो याद रखिएगा घूमर है मेरे मित्रों राजस्थान का, सॉरी घूमर है आपका, ठीक है, राजस्थान का यह एक डांस है घूमर, ठीक। तो घूमर कहाँ का लोक नृत्य है मेरे मित्र? तो याद रखिएगा घूमर जो है आपका यह है आपके राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मेरे मित्रों मधुबनी जो कला है यह आपकी कहाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मधुबनी कला आपकी मिथिला में प्रसिद्ध है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में। आगे लिखा है भारत के पिकासो के तौर पर किसे माना जाता है? तो पिकासो एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, उन्हीं के बारे में बता रहा है कि पिकासो किसके तौर पर किन्हें जाना जाता है? तो मेरे मित्रों मकबूल फिदा हुसैन को माना जाता है। आगे लिखा है किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा गुरु पर्व किसके त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा वो मनाई जाती है गुरु नानक देव के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में। किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? तो ड्री त्यौहार मेरे मित्र मनाया कहा जाता है? तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। आगे लिखा है विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया मेरे मित्र? तो विश्व ओलंपिक्स विश्व खेल का जो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। आगे लिखा है शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेरे मित्र वो आपकी शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा वो भारतीय महिला कौन थी मेरे मित्र? वो थी आपकी एम विजया लक्ष्मी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो मेरे मित्रों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। आगे बढ़ते हैं, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां जो है मेरे मित्र याद रखिएगा आगा खां खेल जो है यह आपका संबंधित किससे है? तो इन सभी कपों को हमने ट्रिक के द्वारा पढ़ाया भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो हमने इसी सब की डाली थी। तो आगा खां का जो कप है ये हॉकी से संबंध रखता है। आगे लिखा है पंजाब के किस गांव में हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो याद रखिएगा संसारपुर एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ से इस गांव ने भारत के लिए बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं। आगे लिखा है लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो मेरे मित्र जो ये लेब्रोन जेम्स हैं यह आपके कौन से खेल खेलते हैं मेरे मित्र? याद रखिएगा लेब्रोन जेम्स आपके जो खिलाड़ी हैं किसके खिलाड़ी हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस खिलाड़ियों से भी आता है तो उसे आप पढ़िएगा कि कौन खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है।
मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे उन्हें बस आप पढ़िएगा, जो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे उन खिलाड़ियों के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है। तो लेब्रोन को बता दें, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह किस चीज़ की खिलाड़ी हैं मेरे मित्र? तो याद रखिएगा, जो प्रशांति सिंह हैं यह पद्मश्री से इन्हें सम्मान मिला, ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप जो है मेरे मित्र यह आपका किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह आपका नौकायन से संबंध रखता है एडमिरल कप। यह 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी एडमिरल कप की, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही से किया गया है मेरे मित्रों? सही से किया गया। अच्छा, नेहरू ट्रॉफी लिखा है, तो बीसी ट्रॉफी राय जो है, यह बीसी राय ट्रॉफी है फुटबॉल से, इसी का मिलान सही रूप से किया गया है, वरना और सबका गलत है। आगे लिखा है लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? तो लिम्बाराम कौन थे और इन्हें किस लिए जाना जाता है मेरे मित्र? तो याद रखिएगा, लिम्बाराम एक बहुत ही अच्छे धनुर कलाकार थे, धनुष विद्या वाले के लिए इन्हें जाना जाता है। आगे लिखा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है मेरे मित्र, यह आपका कहाँ स्थित है? तो आपको बताना होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका स्थित है भारत के हैदराबाद में, हैदराबाद शहर में स्थित है। आगे लिखा है जल्दी कट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों? तो त्रिचूर के साथ, कि ओणम के साथ, कि कार्तिगाई के साथ, कि पोंगल के साथ? तो पोंगल के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे लिखा है मोंटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ के लिए आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा, जो मोंटो जीपी चैंपियनशिप है यह आपका किस खेल के लिए आयोजित, इसका आयोजन किया जाता है? तो मोटरसाइकिल के रेस के लिए किया जाता है। आगे लिखा है भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत है जिसको अपने खेल से मेल खाता हो? अच्छा, राष्ट्रीय खेल से गलत तरीके से मेल खाता है। तो लिखा है अफगानिस्तान बुजकाशी, यही हमको। बांग्लादेश क्रिकेट लिखा है, ये गलत है मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पे कबड्डी खेली जाती है। भूटान में तीरंदाजी सही है, और नेपाल में वॉलीबॉल, ये भी बिल्कुल सत्य है। भारत की पूछेगा तो आप बताइएगा हॉकी होती है। आगे बढ़ते हैं। पोकेमॉन गो जो हाल में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पोकेमॉन गो जो है ये क्या है मेरे मित्रों? तो यह जो है यह आपका अमीन परीक्षा में पूछा गया है, और ये सुर्खियों में भी रहा था। तो यह आपका मोबाइल गेम से संबंध रखता है पोकेमॉन गो। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो मेरे मित्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान के स्टेशन हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं मेरे मित्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है मेरे मित्र, याद रखिएगा, भारत का जो हिमाद्री स्टेशन है वह कहाँ है मेरे मित्र? तो आपको याद रखना होगा कि अच्छा, ऊपर कुछ बातें बता दें आपको, कितने अनुसंधान? तो वो 15। ठीक है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, तो यह आपका अंटार्कटिक में स्थित है। ठीक, अंटार्कटिक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये जो भारतीय दलहन है मेरे मित्र, यह आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। पूछा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है मेरे मित्रों? तो कानपुर में है, आप याद रखिएगा, कानपुर में आपका दलहन अनुसंधान स्थित है। आगे लिखा है भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जो आपका कपास अनुसंधान है वो कहाँ है? वो है आपका नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कि एक तरफ सूची दिया है, दूसरी तरफ भी सूची दिया है, इसको मैच करना है मेरे मित्र, याद रखिएगा। लिखा है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका किससे मैच होगा? 1 मिनट। हाँ, चलिए इसे मैच किया जाए मेरे मित्र। तो याद आप इसे मैच कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे मित्र, जो ये लिखा है कि इंडियन, 1 मिनट, थोड़ी जब क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन और ऑप्शन आपको दिखाई देने चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, चलिए अब आप बताइए बड़े अच्छे तरीके से बताइए कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा, यह आपका है हापुड़ में। वहीं राष्ट्रीय उद्यमिता की बात करें तो यह है आपका नोएडा में। तो 2, 3, 1, 4 मिल गया, तो आप इसे सही जवाब लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे मित्रों? तो ये आपका है इलाहाबाद में। वहीं इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो सबको पता है कि बंगलौर में इसरो का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मेरे मित्र BARC कहाँ स्थित है? मतलब बार्क जिसको बोल सकते हैं हम। तो बार्क का कहाँ स्थित है? तो ये जो बार्क है BARC है, ये ट्राम्बे में स्थित है, ट्राम्बे जिसको बोलते हैं ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर बी। वहीं किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो वो स्मृति मंधाना का भाई जिला स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। किस
क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया? तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी ने बनाया था, फिर वीरेंद्र सहवाग जी ने बनाया, और फिर उसके बाद कई खिलाड़ियों ने बनाया, जिसमें रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 3 बार दोहरा शतक बनाया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा, सचिन पाजी ने सबसे पहले दोहरा शतक बनाया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा, तो सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा बार रोहित शर्मा ने 3 बार बनाया है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज या खिलाड़ी, तो वो थे आपके वीरेंद्र सहवाग जी, जिन्होंने 300 प्लस रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, जिसे हम 13 शतक जानते हैं। आगे लिखा है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वाधिक 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? तो वो किस देश के द्वारा? तो वो है आपका देश मेरे मित्र, मेरा वह देश है मेरे मित्र, याद रखिएगा। जिसने 901 दिवसीय वनडे मैच खेला वो भारत है। कौन है? भारत अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुका है। आगे लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने भारत के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इंक्वायरमेंट्स के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो हरित क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। आगे लिखा है, उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बना। तो वो आपके बने मोहम्मद शमी, जिन्हें इस बार वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उनकी एक अच्छा ऐसा गेंदबाज जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे चुना नहीं गया। अब क्या कारण है आप खुद समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है मेरे मित्र? तो सुमेलित कौन नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर सत्य है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यह लखनऊ दे रहा है। तो मेरे मित्र याद रखिएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ये तो बिल्कुल सत्य है। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ दे रहा है, ये गलत दिया है मेरे मित्र। और अम्बेडकर स्टेडियम दे रहा है वाराणसी, ये भी आपका सत्य है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो महात्मा गांधी स्टेडियम दे रहा है यह मेरठ में मेरे मित्र नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए मित्र आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे हैं मेरे मित्र? तो याद रखिएगा कि अब तक T20 मैच में पूछ रहा है ना, तो T20 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक छक्के तो किसने लगाए हैं? तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, और सब ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो धुआंधार खेलते बैटिंग करते हैं। तो ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि आपको सोचने में भी थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो सही जवाब हो जाएगा क्रिस गेल, जो अपने खेल से मचा देता है, सबको बिल्कुल धुआं कर देता है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जहीर अब्बास इसका सही जवाब हो जाएगा, हम आपको बता भी दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा नहीं, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरे मित्रों ये क्वेश्चंस अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है आपका भारत का पहला है वो मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है मेरे मित्र? तो वो बनी है आपकी महिला खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है सीमा पुनिया, की हीना सिद्धू, की हिमा दास, की द्युति चंद। तो सही जवाब हो जाएगा हिमा दास, आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे लिखा है, के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन अवार्ड जीता था? तो बैडमिंटन के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया मेरे मित्र, याद रखिएगा। और आगे द टर्बुलेंट्स ईयर्स 1980 से लेकर 96 के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह मेरे मित्र ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है द टर्बुलेंट्स ईयर, यह किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रवन मुखर्जी जी के द्वारा यह बुक लिखी गई। आगे लिखा है, मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला मेरे मित्रों हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है, ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ यह जो आपकी आत्मकथा है किसकी? तो यह मेरे मित्र आत्मकथा किसकी है, जरा बताइएगा। सुचित्रा सेन की है, कि राम मनोहर लोहिया जी की है, कि लाल कृष्ण आडवाणी की, सुचेता कृपलानी? तो याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी की। आगे लिखा है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो बेटों वाली विधवा मेरे मित्र याद रखिएगा, यह किसने लिखी है मेरे मित्र? बहुत ही अच्छी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें लिखा है। बिल्कुल इसमें एक ऐसा प्यार घोला है, आप एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है? तो याद रखिएगा, द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन बर्ड्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड्स। ऐसी किताब पूछ रहा है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वो पुस्तक है आपकी द गोल्डन बर्ड, ये आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक, एक मिनट ये क्वेश्चन ऊपर चला गया।
क्षमा कीजिएगा, थोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, स्क्रीन थोड़ी कभी कभी काम भी नहीं करती है ना, तो इस वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे मित्र चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा इसकी जो लेखिका है वो है बेनजीर भुट्टो जी। कौन है? बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा, सही जवाब भी हो जाएगा। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट याद रखिएगा बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे लिखा है व्हेन द रिवर स्वीप्स, इसके उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये उपन्यास मेरे मित्र लिखी किसकी गई? तो इंटेरिन कायर के द्वारा लिखी गई। और आगे लिखा है सुब्रह्मण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? तो मेरे मित्र वो एक प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा है द सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुटेबल बॉय के पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब हो जाएगा। विक्रम सेठ ने लिखा था द सुटेबल बॉय। आगे लिखा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं युवराज सिंह हैं, जिन्हें शिक्षक की कहा जाता है। आगे लिखा है माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं मेरे मित्र इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है मेरे मित्र? तो याद रखिएगा नेम सेक जो पुस्तक के रचयिता हैं वो हैं आपके, ऑप्शन नंबर सही जवाब जो हो जाएगा नेम सेक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं झुम्पाल लहरी जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र याद रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम दिया जाता है? तो मेरे ध्यानचंद पुरस्कार में इनाम 25 लाख रुपए का दिया जाता है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन है? तो सबसे पहले आपका आता है भारत रत्न, याद रखिएगा, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद आता है मेरे मित्र पद्म भूषण तीसरे नंबर का है, पद्म भूषण तीसरे नंबर का है, और पद्म श्री ये आपका चौथे नंबर का है। आगे लिखा है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे लिखा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपके स्क्रीन पे किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? तो वो दिया गया था आपका श्री राजगोपालाचारी जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? मेरे मित्र याद रखिएगा अर्जुन जो पुरस्कार है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अर्जुन पुरस्कार आपका किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो यह आपका रखता है खेलकूद से। अगर कोई खिलाड़ी खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेलकूद से यह संबंध रखता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन पेन ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मेरे मित्रों गोल्डन पेन ऑफ द फ्रीडम जो है यह आपका संबंधित किससे है? तो ऑप्शन दिया है पत्रकारिता, खेल संपादी, सिने कला, तो याद रखिएगा पत्रकारिता से संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। आगे लिखा है गोकुल पुरस्कार संबंधित है मेरे मित्र, तो याद रखिएगा गोकुल जो पुरस्कार है यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे गोकुल आ गया ना, तो गोकुल से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, तो खुद आप थोड़ा गेस भी कीजिए। तो याद रखिएगा कि गोकुल वही आपका दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, गोपाल वाला। आगे लिखा है निम्नलिखित पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नॉर्वे की राजा प्रस्तुत किया गया है? नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसे कहते हैं एबल प्राइज़। क्या कहते हैं? एबल प्राइज़। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1957 में उन्हें सम्मानित किया गया था मेरे मित्र। बढ़ते हैं 215 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम धीरे धीरे 215 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिया तो मेरे मित्रों लाइफ आपका झींगा लाला हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सबका कारण क्या है? तो आबादी का बढ़ना ही सबका मुख्य कारण है। आगे लिखा है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात ये लिखा था शिवमंगल सिंह सुमन जी ने, मेरे मित्र शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा था। आगे लिखा है लॉर्ड ऑफ फ्लाइंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं विलियम गोल्डिंग्स। कौन है? विलियम गोल्डिंग्स इसके लेखक हैं। आगे लिखा है गीत गोविंद के लेखक, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। और आगे लिखा है रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे मित्रों रीबूटिंग जो गवर्नमेंट के पुस्तक है, ये जो पुस्तक है इसके लेखक मेरे मित्रों आपका हैं नंदन नीलेकनी जी। कौन? नंदन नीलेकनी जी इसके लेखक हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र अगला क्वेश्चन अतीत के चलचित्र किस लेखक के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी ने इसे लिखा था। लेखक नहीं हम कह सकते हैं, लेखिका कहेंगे। तो महादेवी वर्मा जी ने अतीत के चलचित्र, यामा, ठीक, ये सब इन्होंने ही लिखा है। आगे लिखा है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के लेखक कौन है मेरे मित्र? तो याद रखिएगा इसके लेखक आपके फरीदा जकारिया हैं। कौन है? फरीदा जकारिया द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की लेखिका हैं।
आगे लिखा है असंगत मैच की पहचान करें। लिखा है आशा और इतिहास के बीच बिल क्विंटन सत्य है, पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन सत्य है, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग सही है, लेकिन ब्रोकन विंग्स जो लिखा है इंदिरा गांधी ये सही नहीं है। आगे लिखा है पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया। मेरे मित्रों ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि सबसे पहले किसे मिला? तो याद रखिएगा मेरे मित्र, वो महानुभाव का नाम है पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी को मिला था। आगे बढ़ते हैं, किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? मतलब एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा वो आपके जान बर्दीन है। कौन है? जान बर्दीन को मिला था एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जान बर्दीन, जान लगा दी थी इन्होंने। आगे लिखा है किसने विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार किया? बताओ, ये उनसे कम नहीं, वो एक क्षेत्र में तो ये 2 क्षेत्र में। नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? मेरे मित्रों अजैविक कौन सा नहीं है? तो वो मेरे मित्रों आपका कौन जो ऐसा है जो अजैविक नहीं है? तो कवक ऐसा है जो अजैविक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से होकर विश्व को बचाना है वो कौन सा है? तो ग्रीन पीस है। आगे लिखा है दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में दांडेली स्थित है मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? तो आगरा में यह स्थित है। आगे लिखा है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो केरल में स्थित है। इराविकुलम केरल में स्थित है। और थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है मेरे मित्रों? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य तो कर्नाटक में मेरे मित्र स्थित है। और जलीय निकाय के होने वाले प्रदूषण से योगदान प्रदान नहीं करता, तो ओजोन जो है ये अपना योगदान प्रदान नहीं करता है। आगे लिखा है पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा किसका यूज़ करेंगे आप? जाइगोग्रामा विकोलोराटा का यूज़ आप करेंगे। आगे लिखा है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो मेरे मित्रों किसके कारण ऐसा हुआ है? तो गंदे पानी का सही से निपटारा न करने की वजह से पानी की गुणवत्ता में कमी आ गई है। भारत में एक ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य हो गया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा काम किया है और बहुत ही अच्छा काम ये किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के द्वारा दर्ज किया गया? तो याद रखिएगा वाह रे मेरे अखिलेश। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मित्र याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा यूपी ग्रीन यूपी। आगे लिखा है नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को इंस्टीनरेटर कहते हैं मेरे मित्र। और अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे मित्र याद रखिएगा इसकी स्थापना जो हुई थी मेरे मित्रों ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मेरे मित्र, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो जवाब होगा वो 2003 होगा। तो मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरे मित्रों हम कवर कर रहे थे अंकित भाटी सर के एक ऐसे पुस्तक को जहां से UPSSC पेट में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही लाभकारी ये पुस्तक सिद्ध होगी। तो इसके पहले हमने 3 चैप्टर को 3 यूनिट को हमने कवर किया था और आज की वीडियो में हमने 3 यूनिट को कवर किया। तो मेरे मित्रों मिलेंगे